तो मैं 63rd BPSC 65th BPSC दोनों क्लियर कर चुका हूँ कि अगर इस किताब में 250 पेज हैं तो इसको 50-50 करके मैं करूँगा तो ये 5वें दिन ये मेरा किताब ख़त्म हो जाना चाहिए। वो मैं चला जाऊँगा, फिर इधर तो ऑनलाइन है चैट करूँगा। मेरे से ज़्यादा नेटफ्लिक्स के सीरीज़ किसी ने नहीं देखे होंगे। नेटफ्लिक्स देखता हूँ, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे के बारे में जो कि हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हों, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ECG का मशीन होता है हार्ट का, ऐसे ऐसे जा रहा है तभी आप जिंदा हैं। सीधी लाइन हो गई, ख़त्म। मतलब लाइफ भी ऊपर नीचे होती है, जब तक आप जिंदा हैं तो ऊपर नीचे होगा। तो एक ऊपर का फेज आएगा कि नीचे का फेज आएगा। टेंशन अपने मन की बात बता नहीं रहे हैं, गलत कदम उठा ले रहे हैं। तो आप ये बताइए किस सब्जेक्ट पे आप फोकस रहे मेन रूप से, कैसा डिफिकल्ट रहा, कौन सा सब्जेक्ट? ऊपर से गिरे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होगे। वैसे मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं ये हमारा व्लॉग चैनल, लेकिन इस पे हम काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं। जैसे आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम कुछ एजुकेशनल बातें करेंगे। तो ये हमारे साथ अंकित जी हैं और ये UPSC का तैयारी कर रहे हैं और ये अभी जॉब भी कर रहे हैं। BPSC का ये पहले स्टडी कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने BPSC एग्ज़ाम को क्रैक करके इनका जॉब भी है और अभी ये तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम बता दें कि हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब जो है अंकित जी के ही फैमिली मेम्बर हैं। मेरा नाम अंकित राज है। मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इसी बीच मैंने BPSC का एग्ज़ाम दिया था। तो मैं 63rd BPSC और 65th BPSC दोनों क्लियर कर चुका हूँ। 63rd BPSC से मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर हूँ आरा डिस्ट्रिक्ट में। मेरा 188 रैंक था। फिर मैं 65th BPSC दिया था जिसमें मेरा 140 रैंक था और जिससे मुझे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है, जिसकी ज्वाइनिंग मैं अवेट कर रहा हूँ कुछ 2-3 महीने में, जिसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो आज संदीप जी के साथ बैठे हैं हम, तो संजीव के साथ बातें हो रही थी तो शेयर किया जाए कि कुछ हमसे लर्न कर सके कुछ बच्चे, जैसे हमें एक्सपीरियंस है, क्या गलतियाँ की हमने, ताकि बच्चे आगे के बच्चे वो गलती ना करें, उनको एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो हम बैठे हैं हम लोग अपनी फैमिली के साथ। ये मेरे फादर हुए डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर हैं ये RAU पूसा में, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में। माता जी मेरी हैं निभा रानी सिन्हा, ये टीचर हैं। मेरे चाचा जी हुए फार्मासिस्ट हैं वो। मेरी 2 बुआ हैं, एक दरोगा बुआ हैं, वो छठ करके आई हैं अभी, जस्ट देख सकते हैं एकदम घाट पे थी। मेरा भाई है पीछे निशांत, जॉब करता है वो वहाँ झांसी में। प्रिंस है मेरा भाई, ये भी CRPF का जॉब निकाल चुका है। मेरी भगनी है, पढ़ाई कर रही है, छोटी सी प्यारी सी भगनी है। ये सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं प्यारे। ओके दोस्तों, सो अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि कैसे इनका बेसिक एजुकेशन शुरुआत हुआ। और जिस गांव से हम हैं, किरणपुर से, ये भी किरणपुर से ही है अंकित जी, पास में ही घर है, 100 मीटर के डिस्टेंस, 50 मीटर के डिस्टेंस पे घर है। और बहुत दिनों बाद छठ पूजा में मिले थे तो हमने कहा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि और लोगों को जानकारी वगैरह मिलेंगे, वो भी अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कर पाएंगे। तो अंकित जी, अपने बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए, आपने कहाँ से 10th 12th वगैरह सब किया, बताइए जी। मेरे फादर जैसे थे वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ रांची में थे, तो मैं रांची में ही मतलब कि पला बड़ा हूँ। नर्सरी से लेकर 12th तक मेरी एजुकेशन रांची में हुई है, DAV पब्लिक स्कूल गांधीनगर से। उसके बाद मैं चला गया था इंजीनियरिंग करने के लिए जयपुर, जहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। सिविल इंजीनियरिंग की? जी, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ। कौन सा ईयर था? 2016 बैच में मैं पास किया, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैं 2017 में लगभग 2016-17 के बीच मैं दिल्ली चला गया। मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए मैं चला गया था। तो जिसके बीच ही BPSC का फॉर्म आया था। मैं बिहार का था ही, मुझे बिहार से लगाव था कि यहीं जॉब भी करना है। तो एक मौका देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि इसका फॉर्म भरा जाए। मैंने भरा, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला, सारा फाइनली पूरा क्लियर हो गया। 63rd BPSC वो था। तो मैं उसके थ्रू फिर आ गया, ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। अब UPSC की पढ़ाई चलती रही उस बीच। मैंने उस बीच 2 मेंस भी लिखे हैं। जस्ट 4-5 नंबर से मेरा पिछला मेंस रुका था, तो बहुत निराशा हुई थी, इसलिए मैंने 1 साल गैप लिया UPSC से कि इसको बढ़िया से किया जाएगा, थोड़ा गैप लेके। इस बीच 65th BPSC भी आ गया था।
जिसको मैंने फिर से दिया। 65th बीपीएससी भी पूरा क्लियर किया, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, जिसके थ्रू मैं 140 रैंक ला के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर अभी पोस्टेड होने वाला हूँ। 2-3 महीने अभी लगेंगे जिसमें मेरी पोस्टिंग आने वाली है। तो मैं फ़िलहाल अभी 63rd बीपीएससी से जॉब कर रहा हूँ, 65th बीपीएससी से मैं अवेट कर रहा हूँ ज्वाइनिंग। ये जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे तो इनका 1 साल पहले ही जॉब लग चुका था और इसके बाद अब फिर वो तैयारी कंटिन्यू थे क्योंकि उनको हायर पद पे जाना था, तो इसलिए ये इन्होंने कंटिन्यू रखा और फिर उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया उनमें। 2 महीने बाद इनका जिला नियोजन पदाधिकारी में अब 2 महीने बाद इनका जो है ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा और फिर अभी भी कंटिन्यू तैयारी है यूपीएससी के ऊपर। तो फिर मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो आप प्रिपेयर्ड, आप तैयारी वगैरह कर सकते हैं बीपीएससी का आराम। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपने मतलब कैसे ये सोचा कि हमें ये करना है, उस बारे में बताइए। तो जब मैं बीटेक में था तो बीटेक में 2012 और 2016 तक बैच था मेरा। तो 2016 में जब पास होने लगा था तो देखा कि ऐसा कुछ स्कोप उस समय था नहीं बीटेक का बहुत ज़्यादा, खास करके प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वहाँ से ज़्यादा स्कोप नहीं था बीटेक के बच्चों का। तो मैंने सोचा मुझे सिविल सर्विस के तरफ बढ़ना चाहिए। पापा ने भी प्रोत्साहन किया था कि आप तुम उधर की तरफ ही जाओ। तो मैं सिविल सर्विस की ओर चला गया था। 2016 में जस्ट पास होते ही मैं दिल्ली चला गया था कोचिंग करने के लिए। मैंने वाजीराम एंड रवि से कोचिंग की, यूपीएससी की कोचिंग की। तो यही होता है ना कि मतलब आप एक ऊपर लेवल का कोचिंग कर लेते हैं तो नीचे लेवल के एग्ज़ाम खुद इजी लगने लगते हैं। तो यही बात था कि यूपीएससी का जब मैंने कोचिंग किया था। अच्छा, यूपीएससी के कोचिंग में ऑल सब्जेक्ट का तैयारी? सारे सब्जेक्ट हैं उसमें, 12-15 सब्जेक्ट होते हैं। तो यूपीएससी का कोचिंग किया तो फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम खुद ही मतलब आसान लगने लगा। ज़्यादा मुझे बीपीएससी के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। इसलिए बोलते हैं कि वो एक कहावत है, हंसी में भी बोल सकते हैं कि खजूर से गिरे इस पे अटके, क्या बोलते हैं, ऊपर से गिरे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे ही ना। हाँ, तो भाई आप नीचे से ही गिरेगा, ज़मीन पे ही गिरेगा, मगर ऊपर से गिरेगा तो कहीं ना कहीं बीच में रुकिएगा। वही बात है, एम फॉर द बिग, यू विल डेफिनेटली अचीव एवरेज, मिनिमम एवरेज, यू विल नॉट फॉल कम्प्लीटली डाउन। यही बात है। तो यूपीएससी एम था, तो यूपीएससी में भी ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं सफलता मिली। 2 बार मैंने मेंस लिखा है, तो उसमें भी बस जस्ट मेरा इंटरव्यू कॉल 2-3 नंबर से मेरा रह गया था। हम बीपीएससी के आगे की बात करेंगे कि उसके बाद किस किस सब्जेक्ट पे आप फोकस रहे मेन रूप से, या फिर कैसा डिफ़िकल्ट रहा कौन सा सब्जेक्ट? तो उसके बाद मैं बीपीएससी की तरफ आता हूँ। तो बीपीएससी में देखिए क्या है कि जब मैं बीपीएससी में तैयारी में घुसा था तो फिर इसमें मेन सब्जेक्ट जो है इसमें मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री का तीनों हिस्ट्री हो गया, जो कि एनसीईआरटी से आपको कवर करना है। बेसिक एनसीईआरटी होती है। बेसिक एनसीईआरटी मतलब बेसिक एनसीईआरटी मतलब कि अगर मैं मॉडर्न इंडिया का बोलूँ तो उसके लिए बिपिन चंद्र की किताब है। एंशिएंट इंडिया के बोलूँ तो आर एस शर्मा की किताब है। मिडिएवल इंडिया के बारे में बोलूँ तो वो क्लास 9th का कोई किताब है, जो कि मिडिएवल इंडिया की एनसीईआरटी आप देखिएगा, उसका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो आपका 3 ये हिस्ट्री की किताबें हो गई। अच्छा। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 6 से 10th तक की एनसीईआरटी है। ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी आती थी पहले, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ज्योग्राफी के लिए। अच्छा। बिहार के लिए फिर आपका बिहार समग्र करके आपका आता है केबीसी नैनो की वो बहुत अच्छी किताब है, तो वो भी बहुत अच्छा था। बिहार हो गया। फिर करंट अफेयर्स के लिए आप बने रहिए, रेगुलर न्यूज़पेपर से आप जुड़े रहिए, और क्या बोलते हैं कि आप वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आ गए हैं आजकल करंट अफेयर्स वगैरह के। ये सब हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं वो लोग। और उसके बाद फिर आप एक चैनल है इसी में ओनली आईएएस करके एक चैनल भी है यूट्यूब पे। अच्छा। ओनली आईएएस, तो काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं वो। करंट अफेयर्स हो, मेंस के आंसर राइटिंग हो, उसको आप लोग जरूर फॉलो करिए। बहुत अच्छा चैनल है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे 50% प्रिपरेशन में अगर हेल्प किया है तो वो चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि यूट्यूब ये सपोर्ट हर जगह से लेते हैं। इन्होंने बुक से लिया ही, साथ ही साथ इन्होंने जी यूट्यूब से भी। यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम था। मेरा ऑनलाइन स्टडी बहुत बड़ा माध्यम रहा है पढ़ाई का। वो पीडीएफ हो, वो डाउनलोड करके पढ़ा हो, मैंने ऑनलाइन क्लासेस की हो, यूट्यूब से पढ़ा हो। तो हार्ड मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल पे मैंने ध्यान दिया है, जो कि ऑनलाइन दिखता है उसमें, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे तैयारी के दौरान। खास करके चैनल बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं। ओनली आईएएस जिसमें से एक बताया मैंने आपको, उसको फॉलो करिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में हैं तो उसको फॉलो करिए, काफ़ी अच्छा चैनल है वो।
तो ये तो बातें होगी, आपको ज्योग्राफी बोल दिया, हिस्ट्री बता दिया, करंट अफेयर्स के लिए इधर बोल दिया, बिहार के लिए केबीसी नैनो बता दिया। साइंस के लिए आप क्या करिए, एक साइंस की बेसिक एनसीईआरटी आती है, 7th 8th 9th 10th की पढ़ गए एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बाद में एक आप कर सकते हैं, या तो लूसेंट से आप थोड़ा साइंस देख सकते हैं, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ लीजिए, इतना सफिशियंट होता है। साइंस के क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं। और बाकी 10 मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं जो कि बेसिक लेवल के मैथ्स रहते हैं 7th 8th तक के, वो आप टैकल कर लेंगे, वो उतना ज़्यादा उसमें आपको तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो बेसिक ही क्वेश्चन रहते हैं जो कि हो जाता है। तो ये मोटा मोटी आपका इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 100-150 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। अच्छा। तो 150 में 100 से ऊपर क्वेश्चन का मैंने बता दिया कि यही चोड़ है निचोड़ है। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया। अच्छा। तो वो सब हो जाता है धीरे धीरे, मतलब कि आप YouTube पे ही सर्च मार लोगे कि आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे बता दीजिए तो वो आ जाता है। तो ऐसे ही तैयारी मतलब हो जाती है, यही मेन स्रोत है मेरा। तो आपने अभी तो देखा बहुत सारी बातें हुई सब्जेक्ट के ऊपर, कौन सा सब्जेक्ट आपको करना चाहिए, लेकिन अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे के बारे में जो कि हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हों, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो अपना हमें टाइम के बारे में बताइए, क्या आप टाइम एक शेड्यूल बनाए थे कि इससे इस टाइम के बीच पढ़ना है, या कैसे आप उसको करते थे मैनेज? तो इस बारे में बताइए अंकित जी। देखिए, 2 तरह से बातें होती हैं। एक बात होती है कि आपने टाइम मैनेज कर लिया कि मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे, शेड्यूल लगा लिया, जो कि ठीक है। मैंने अपना शेड्यूल बनाया था, मैंने पेजेस को ले लिया था अपना शेड्यूल में कि मैंने अगर ये सब्जेक्ट उठाया है तो इसके मतलब ये इसमें अगर 320 पेज है तो ये 4 दिन में 80-80 पेज करके ख़त्म हो जाना चाहिए। वो मेरा शेड्यूल हुआ करता था कि अगर इस किताब में 250 पेज हैं तो इसको 50-50 करके मैं करूँगा तो ये 5वें दिन ये मेरा किताब ख़त्म हो जाना चाहिए। वो मेरा शेड्यूल होता था। अब जैसे उस दिन के 50 पेज हो गए मुझे, अब उस 50 पेज, हाँ, वो जो पेज आपने लिया, हाँ, वो 80-80 पेज या 50-50 पेज, उसमें उसके अंतराल में आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पकड़ते थे? नहीं, बता रहा हूँ। तो कैसे, जैसे 2 शिफ्ट में पढ़ाई कर, जैसे एक शिफ्ट ले लिया सुबह का शिफ्ट, एक शिफ्ट ले लिया शाम का शिफ्ट। सुबह के शिफ्ट में मैंने जैसे हिस्ट्री रख लिया कि उसके 50 पेज पढ़ लूँगा मैं, या 40 पेज पढ़ लूँगा, जैसे भी जिसका जैसे हो। और दूसरे में पॉलिटी रख लिया, मान लीजिए पॉलिटी में कर लिया, 40 पेज में पढ़ लूँगा। अब जैसे 2 घंटा बैठ रहा हूँ तो मैं वो 50 पेज करके उठना है मुझे, कुछ भी हो जाए, वो शेड्यूल हो जाए, वो अब करना ही है मुझे। वही है आपको परसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जो कि एकदम निरंतरता बनी रहनी चाहिए। वो मैं कर लिया शाम में, वो कर लिया 40 पेज, तो 90 पेज जब तक नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। यही था कि यही इसी को बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। सबसे अगर हल्के भाषा में बताऊँ तो कि आपने जो आज का लक्ष्य लिया है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 घंटा पढ़ लिए तो मगर पढ़ लिए 10 पेज पढ़े 10 घंटा में, मगर बैठे रहें किताब लेके, ऐसा नहीं। आपने बांट लिया है कि मुझे 70 पेज आज कर देना है, ये 7वें दिन मेरा ये किताब खत्म हो जाना चाहिए। वो 7वें दिन नहीं तो 7.5वें दिन जरूर खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा। वही एक सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट ये है। तो आपको मन लगेगा, आपको टारगेट रहेगा अपने में। वो ये कैसे टारगेट रहता है, चेज करने में मज़ा आता है। वही है कि अब टारगेट है कि 50 पेज है, मैं 30 पे पहुँच चुका हूँ, अरे वाह 20 ही बच रहा है, 20 के बाद मैं थोड़ा मज़ा भी कर सकता हूँ, TV देख लूँगा यार, घूमने चला जाऊँगा, इधर तो ऑनलाइन है, चैट करूंगा, सभी चीज़ करता हूँ। मेरे से ज़्यादा नेटफ्लिक्स के सीरीज़ किसी ने नहीं देखे होंगे। सारे सीरीज़ में देख चुका हूँ दुनिया भर के। नेटफ्लिक्स देखता हूँ, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, कोई सीरीज़ ऐसा हॉलीवुड का मूवी नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा होगा, सभी देखा है पढ़ाई के दौरान ही। क्यों? क्योंकि मेरा मैनेजमेंट था कि मैं 50 पेज पढ़ूंगा, इसके बाद मेरे पास इतना समय है फ्री, मैं इस फ्री टाइम में कुछ भी करूँ। और कहीं ना कहीं जब आप ये अपना टारगेट लेते हैं और आप जब टारगेट पूरा करते हैं ना, कहीं ना कहीं आपको उस टाइम खुशी भी मिलता है कि हाँ चलो ये खत्म हो गया। और उसके बाद फिर अपना जो है मजे करना, जो भी, चलो नेटफ्लिक्स चिल करो या कुछ भी करो, टीवी देखो, क्रिकेट देखो, यूट्यूब देखो, फन देखो, कुछ भी करो, वो आपको करने में दूसरा चीज़ थोड़ा मतलब मजा भी आता है कि हाँ चलो ये तो फ्री टाइम में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आया तो जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट करते। दोपहर का समय है तो मैं यूट्यूब में गया, 2-3 करंट अफेयर सुन लिया, वीडियो का करंट अफेयर भी घुस गया उसमें। तो ऐसे आप 2-3 चीज़ें करते रहिएगा। जैसे आप पूछ रहे थे कि टाइम कैसे करते थे, 2 घंटा और 1 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा काफ़ी है। आप जो बोलते हैं कि 24-24 घंटा पढ़ता था, 15-15 घंटा पढ़ता था, नहीं, आप 5 से 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे दे रहे हैं, आप इतना देना ही पड़ेगा आपको। तो इतना दे रहे हैं तो ये काफ़ी है। आप 7 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, आपके 8 घंटे की नींद है,
इससे ज़्यादा क्या 15 घंटे हुए हैं दिन में, फिर भी आपके 9 घंटे बच रहे हैं। हाँ, आप 9 घंटे क्या कर रहे हैं? आप सोचिए कि 9 घंटे क्या किया मैंने, तो पता ही नहीं चला, बैठा हूँ मैं आइडल। तो आपको 9 घंटे क्या है कि आप इंजॉय करिए, कुछ भी करिए। 9 घंटे बहुत होते हैं दिन भर में। बिल्कुल। तो आप 10 घंटे सो लीजिए, 8 घंटे पढ़िए, 18 घंटे होते हैं, खाए पिए 2 घंटे, फिर भी 4-5 घंटे दिन के हैं जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं दुनिया भर के। तो लाइफ मस्ट गो ऑन ऐसे करके, यानी कि पढ़ाई में घुसे हैं तो पूरा ही घुस गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इससे डिप्रेशन भी नहीं आता है ना। इससे ज़्यादा मतलब घर पे बात कर लिए, बहुत समय है, हर जगह दोस्त यार से बात किए, बीच में कहीं निकल भी गए चाय पानी पीने के लिए, तो उसमें डिप्रेशन नहीं आता है, इतना प्रेशर नहीं बना रहता है। तो ये मेरे जितने जानने वाले लोग जानते हैं कि मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया, मैं मज़े में ही रहता हूँ, मज़े में ही निकलता चला गया। अच्छा, चलिए हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात किया। अच्छा, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। आप लगभग ये 2016, मतलब कि अभी ये 2021 चल रहा है, 16/5/21, तो 5 सालों में अपना कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो कि आपको काफ़ी हार्ड टाइम रहा, आपने 1 सप्ताह तक पढ़ाई नहीं किया या 1 महीने तक पढ़ाई, लो फेज आता है, एक सप्ताह तक पढ़ाई नहीं किया या एकदम लो फेज आता है। ऐसा देखिए, जैसे कैसे आपका ECG का मशीन होता है, हार्ट का मशीन होता है, ऐसे ऐसे जा रहा है तभी आप जिंदा हैं, सीधी लाइन हो गई ख़त्म। मतलब लाइफ भी ऊपर नीचे होती है, जब तक आप जिंदा हैं तो ऊपर नीचे होगा। तो एक ऊपर का फेज़ आएगा कि नीचे का फेज़ आएगा। मेरे लाइफ में फेज़ आया था, UPSC का प्रीलिम्स दिया था मैंने पहला, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था उसमें, पहला ही, उसमें कोई जॉब भी नहीं था, कोई मैं दूसरा चीज़ करता भी नहीं था, तो नहीं निकला था मेरा, जस्ट मिस हो गया था 1 नंबर से। अच्छा। तो मैं बाद में पता चला था 1 नंबर, उस समय लग रहा था कि क्यों नहीं हुआ, मेरा तो ठीक था। तो इतना ज़्यादा लो फील हुआ था उस समय, मान के चलिए मैं घर पे आ गया था, 10 दिन लगातार पढ़ाई नहीं किया था मैंने। मैं लगा था कि अब क्या, पहला ही अटेम्प्ट है, हुआ नहीं। वहाँ बोलते थे लोग दिल्ली में, तुम्हारा भाई प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, ऐसे ऐसे बातें होती हैं, बच्चे भी सुनते हैं। मगर क्या, मेरा निकला एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम निकले उसके बाद भी। तो बच्चों को बोलना चाहूँगा मैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकला तो नहीं निकला। वहाँ से मेरे मम्मी पापा ने समझाया फिर कि अब तुम जाओ, नहीं क्या दिक्कत है बाबू, तुम जाओ, तुमसे हम क्या बोल रहे हैं, तुम प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं, तुम आराम से जाओ, समय लो 1 साल अपना। तो यहाँ पर आती है अंडरस्टैंडिंग मदर फादर की या फिर गार्जियन की अंडरस्टैंडिंग आती है। उन्होंने मुझे समय दिया, फिर मैं गया, फिर दिया एग्ज़ाम, निकलता चला गया उसके बाद से। तो ऐसा लो फेज़ आता है बहुत बार। तो ये लो फेज़ से उभरने में आपका गार्जियन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप उनसे बात करिए, ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, वहाँ अकेले हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, वहाँ बता नहीं रहे मन की बात, सब टेंशन अपने मन की बात बता नहीं रहे हैं, गलत कदम उठा ले रहे हैं। ऐसे आपको बात करना पड़ेगा अपने गार्जियन, साफ बोलिए कि मुझे ये है, ये नहीं निकल रहा है पापा, मुझसे नहीं निकल रहा है, कुछ और दुनिया भर का चीज़ है करने के लिए। आप देखिए आप कहाँ से कहाँ निकल गए, कहाँ से मैं किधर चला गया, आप किधर हैं, दोनों एक ही जगह से हैं, तो वही बोल रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ लोग निकल जाते हैं, बहुत सारे माध्यम थे। इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लीजिएगा, उससे खुद मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा आपका। यही मेरा कहना है, बच्चों को तो खास करके ये गाइडेंस है। हाँ, तो आपने ये चीज़ तो बताया, लेकिन हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। आप अपने मर्जी से 1 सप्ताह का गैप लिए हैं कभी कि चलो अभी ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह पढ़ाई नहीं करेंगे या? हाँ, तो इस बता देता हूँ मैं कि ऐसा गैप मैंने, जैसे मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मैंने चलो ये प्रीलिम्स था मेरा या मेंस था, एग्ज़ाम निकल गया, उसके बाद मैं इंडिया के हर एक शहर में घूम चुका हूँ। एक मैं केरला और गुजरात छोड़ दिया जाए तो मैं हर एक जगह, वो भी दोस्तों के साथ घूम चुका हूँ कि मैं पढ़ाई के दौरान ही ब्रेक लेता था। अच्छा। क्या 5 दिन का ब्रेक आ गया, एग्ज़ाम दे दिया, 5 दिन का ब्रेक, चलो भाई आते हैं मनाली से। 4 बार मनाली जा चुका हूँ, 3 बार शिमला जा चुका हूँ, पूरे नीचे कन्याकुमारी तक जा चुका हूँ। तो कैसे गया, मैं पढ़ाई के दौरान ही गया था। अच्छा। क्योंकि मैंने जो गैप लिया उसके बाद कि प्रीलिम्स हो गया भाई, अब 5-6 दिन रिलैक्स कर सकते हैं, चलो फिर मेंस का तैयारी शुरू करेंगे, तो 5-6 दिन निकल गए। फिर उसके बाद मेंस दे दिया, तो उसके बाद थोड़ा दिन है अभी बाकी, तो चल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके गैप लेता हूँ मैं भी। अच्छा, गैप लेते हैं। और अच्छा, उस गैप में आप ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते हैं या ऐसे भी नॉर्मली? नहीं, बाकी मैं घर भी आ जाता हूँ कभी कभी, अगर ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ तो घर भी आ जाता हूँ। तो जो ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं रखते हैं या नहीं अफोर्ड, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग घूमना फिरना इधर उधर। हाँ, तो घर आए, मम्मी पापा के साथ बिताएं समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं तो, मुझे गांव भी बहुत पसंद है, गांव में आता हूँ, बगीचा वगीचा इधर उधर मैं खूब करता हूँ ये सब। अच्छा। तो ये सब एक ऐसा फेज़ आना चाहिए कि आप छोड़िए, किताब उताब हटाओ यार, 5-7 दिन आप कुछ नहीं करना है, पूरे दुनिया से कट ऑफ करो, पूरा फ्रेश मारो, रिबूट बटन दबाओ एकदम, वहाँ जाके रिबूट में रिफ्रेश हुआ एकदम, वापस चलो फिर से उसी जोश के साथ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, ये चीज़ है क्या? अच्छा, आपका भी आप गांव से हैं, गांव से रहिए, आप शहर में रहिए, कहीं भी रहिए, फैमिली तो सबके होते हैं, फैमिली सबके होते हैं। तो आप ये बताइए कि
सबके जो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए इसमें होती है कि शादी विवाह, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ आया, तो आप इसमें बताइए आप इसको क्या करते हैं, मतलब उसमें क्या आप सभी की शादी में आते हैं, सभी फैमिली की शादी में आते हैं, या क्या करते हैं इस बारे में? क्योंकि बस भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे देखिए तैयारी के दौरान हमने फैमिली भी देखनी होती है। फैमिली में सब फंक्शन है, कुछ है, किसी की मतलब डेथ हो गई, किसी की मुंडन है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत दुनिया जहाँ आना पड़ता है हमें। तो उसमें क्या था, जैसे मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट था। तो जैसे मुझे पता है कि शादी अभी से 10 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, तो मैं ये किताब अभी पढ़ रहा हूँ, 2 किताब हिस्ट्री और पॉलिटी किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जब मुझे ये है कि मैं ये 10वां दिन मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा कि 50 पेज पढ़ रहा था, मैं उसको 80 पेज कर दूंगा कि भाई ये मुझे 3 दिन पहले ख़त्म करना है, मुझे शादी में जाना है। अच्छा, तो मैं जो 5 घंटे पढ़ता था 7 घंटे शुरू कर दूंगा कि भाई 5 दिन पहले से ही मैं 7-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, ताकि 3 दिन मैं पहले अपना शेड्यूल पीछे खींच लूँ, ताकि 4 दिन मुझे उधर 3 दिन फ्री टाइम मिल जाए, तो मैं शादी अटेंड करके आ जाऊँ, तो लॉस ना हो मेरा। तो ये आप सब चीज़ आपके मैनेजमेंट पे है कि आपको पहले पता रहता है कि ये मुझे बहुत सारे फंक्शन तो पता ही रहते हैं कि मुझे इस तारीख को जाना है, ऐसे जाना है, बहुत सारा कुछ भी छूटता है, बहुत सारे छूटता है। जैसे छूटता है, मैं छठ में नहीं आया था, पिछली बार भी नहीं आया था, पढ़ाई में एग्ज़ाम उसी समय पड़ गया था। उसके पहले भी मैं दिल्ली में जब था, तो दिल्ली में था तो मेरे छूटते थे, त्यौहार छूटते थे, दिवाली में घर नहीं आता था, ये नहीं छूटता था। तो उस समय देखिए इतना तो बलिदान करना ही पड़ता है, इतना बलिदान करना है, जेन्युइन आपको खुद लगेगा कि इतना तो मुझे कष्ट करना ही है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा अंकित जी, जो जेन्युइन है, मतलब कि आपके फैमिली के साइड से, या फिर देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं जब यूट्यूब में कर रहा था या फिर जो भी मैं कर रहा था, तो घर के काम ना, कभी ज़मीन का काम, अगर गांव में रहते हैं ज़मीन का, कभी इस चीज़ का उस चीज़ का, तो क्या आपको ये सब घर के कुछ काम वगैरह आते हैं क्या, या इसका आपको घर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, या कभी कुछ बातें भी नहीं होती है? नहीं, हाँ ये चीज़ है। देखिए जैसे मैं लकी रहा हूँ कि मैं बाहर रहा हूँ, तो फैमिली का प्रेशर मेरे कुछ काम वाम के लिए ऐसा कुछ रहा नहीं मेरे ऊपर कि ज़मीन ये वो घर वर नहीं, मुझे ये सब लकीली नहीं देखना पड़ा। मगर जो ग्रामीण परिवेश में तैयारी करते हैं लोग, उनको ये सब देखना पड़ता है, बिल्कुल उनको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा, उनके लिए और टफ होता है, ये मैं समझता हूँ। लकीली मेरे साथ नहीं हुआ, मगर मैं जानता हूँ आप ही के साथ जैसे बोल रहे हैं प्रॉब्लम आया है, तो ये उसके लिए क्या बोलता है, और मेहनत मांगता है। वही बोलते हैं ना कि आप अगर कहीं से आ रहे हैं जहाँ प्रॉब्लम, वहाँ से निकलने में दलदल ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत मेहनत। बिल्कुल। और मैं बता दूं, ये मेरे साथ हुआ, जैसे कि इन्होंने कहा लकली इन्होंने ऐसा प्रॉब्लम कोई फेस नहीं किया फैमिली साइड से या इधर उधर से रिश्तेदार से, ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, तो चलिए अच्छी बात है। अगर मैं अपनी बताऊं तो हाँ, मुझे हुई बहुत सारी परेशानी। और मैं जैसे कि ये कहते हैं ना कि जब कोई फैमिली में कुछ फंक्शन या कुछ भी हुआ, तो उसके लिए वो थोड़ा स्टडी का टाइम वो बढ़ा देते थे, 5 घंटे से 7 घंटे पढ़ना। मैं बताऊं अपनी, तो मेरे ज़मीन का काम ये वो लफड़ा वगैरह रहता था, तो उसको मैनेज करने के लिए मैं वही करता था। मुझे पता था कि अच्छा चलो इतना डेट को 2 दिन का उधर लफड़ा है, तो उस वजह से मैं अपना थोड़ा वर्क में ज़्यादा कर लेता था और फिर वो टाइम मैनेज हो गया। लेकिन काम तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टडी करो या फिर किसी भी कैटेगरी में आप काम करो। सेम दो चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं तैयारी के समय की, एक होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो बोलते हैं लोग, और एक बोलते हैं कि भाई हार्ड वर्क तो है ही, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए। 2 बड़े बड़े वर्ड सुनने में आते हैं हमें जब भी तैयारी होती है ये। और दूसरा हो गया कि आपका पेशेंस जो सबसे बड़ा चीज़ है। जो आप ये सिविल सर्विस में घुसते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस। ये मैराथन है, ये T20 नहीं है कि आप निकल गए एकदम 100 मीटर रेस नहीं है कि निकल गए तुरंत। ये मैराथन है, ये आपसे समय मांगेगा, ये समय मांगेगा। ये आपको अगर एग्ज़ाम आप पहला ही अटेम्प्ट में भी निकाल रहे हैं तो 1 साल की तैयारी, 1.5 साल का एग्ज़ाम प्रोसेस, 2.5 साल तो ये ऐसे ही मांगता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो ये 2-3 साल का एक फेज़ है जो कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो यही है आपका पेशेंस। एक चीज़ और, जैसे कि इनका तो एक डिस्ट्रिक्ट में इनका तो बीपीएससी का जो इन्होंने सेकेंड टाइम जो एग्ज़ाम क्रैक किया उसका तो जॉब हो ही गया, तो अभी जो है ये यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो आपने जो पहले स्टडी किया, क्या उसको भी आप दोबारा पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, या आपको अब बस नई चीज़ें ही पढ़नी होती है? तो आप ये यूपीएससी कैसे चल रही है, वही सब्जेक्ट है या चेंज हुआ? तो देखिए यूपीएससी का सिलेबस और बीपीएससी का सिलेबस जो है, बीपीएससी ने यूपीएससी के सिलेबस को कॉपी किया है। मतलब कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ऐसे भी वो यूपीएससी के
मतलब पाथ पे ही चलते हैं। अच्छा, उसके पाथ पे ही चलते हैं। वो यूनियन का एग्ज़ाम है, वो काफ़ी हाई-फाई एग्ज़ाम है, तो उसके जो सिलेबस हैं उसको बस ये कटनी छटनी थोड़ा मोड़ा करके चेंज करके यहाँ ले आते हैं। तो जो उसका पढ़ लेते हैं ऊपर लेवल का, वो ऑटोमेटिकली इसके लिए तैयार हो ही जाते हैं। जैसे मैं मेरा ऑप्शनल बता दे रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। जैसे ऑप्शनल लेना पड़ता है तो बच्चों को मैं बता देता हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल लेने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। वो उनको समझ में नहीं आता है कौन सा ऑप्शनल लें, उनको पता ही नहीं। हिस्ट्री ले, 22 ऑप्शनल है, 22 ऑप्शनल कौन, हिस्ट्री ले, एंथ्रोपोलॉजी ले, पॉलिटी ले, हिस्ट्री ले, ज्योग्राफी ले, क्या लें। तो आपको जिसमें रुचि आए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जिसमें आपको रुचि आए कि ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है, अरे ये थोड़ा अच्छा लगता है। हिस्ट्री में ही बहुत को ज्ञान हो जाता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो ले लें। किसी की बात पे ना आए कि इसमें बहुत नंबर उठता है, ये लो, उसमें बहुत नंबर था, वो लो, ऐसा नहीं करना है। अपना जिसके रुचि आए वही लेना है और वही ऑप्शनल रखना है, जिसको आप पढ़ सके शिद्दत से, वही है। तो यूपीएससी और बीपीएससी का सिलेबस जैसे है कि यूपीएससी स्टेट वाले जितने एग्ज़ाम है बीपीएससी, उन्होंने इसका मिरर अपोजिट लगभग मान के चलिए कॉपी किया है इन्होंने। छोटा सिलेबस है, बस वही कॉपी किया है। तो जैसे मैं यूपीएससी का पढ़ाई करता हूँ तो बीपीएससी का खुद ही हो जाता है। ऐसा दोनों बच्चे भी ऐसे जो घुसेंगे वो देखेंगे कि मैं अगर ये टॉपिक पढ़ता हूँ, ये टॉपिक यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वो वहाँ भी है। बस इसके लिए क्या है कि बिहार का स्पेशल कुछ पढ़ लेना पड़ता है, क्योंकि बिहार से स्पेशल कुछ क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। अच्छा। बिहार से स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स आ जाएगा, बिहार के कुछ फ्लड ड्राउट की प्रॉब्लम आ जाएंगे, बिहार में एम्प्लॉयमेंट का इशू आ जाएगा, बिहार का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, उसको भी आप टैकल कर सकते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन। जैसे इंडिया में फ्लड का प्रॉब्लम है, वही बिहार में भी फ्लड का प्रॉब्लम है ना जी। बिहार की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडिया की हिस्ट्री यही है, मान के चलिए इतना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है बिहार का, जो कि अभी पता नहीं कैसे लोग बिहार के नाम से ऐसे चिढ़ते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। मगर बिहार का जो इतिहास रहा है, बिहार ने सब चीज़ दिया है इंडिया को, पूरे इंडिया को दिया है। मैथ्स में निकले हैं आगे, पूरे पॉलिटी में निकले हैं आगे, यहाँ के साइंटिस्ट निकले हैं सब आगे। बिहार बहुत, तो बिहार का हिस्ट्री जो बोल रहे हैं, बिहार की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री है, तो इसलिए कंपेयर करके पढ़ना पड़ता है। बाकी कुछ तो आप यूपीएससी के जो बेसिक किताबें हैं वो पढ़ते हैं तो बीपीएससी भी तैयार हो जाएगा। वही बेसिक किताबें यहाँ भी हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए आप देखोगे तो बिपिन चंद्र है वहाँ पर, तो यहाँ पर बिपिन चंद्र यहाँ भी पढ़ना है। वहाँ पर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं यूपीएससी में, तो यहाँ भी यही पढ़ना है। वहाँ लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं यूपीएससी में, वो भी लक्ष्मीकांत यहाँ भी पढ़ना है। और नेट पर से कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना छांकना, तो वो छांकी हुई चीज़ें आपको मिल जाती है, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपको जो एक किताब की बात करें और जो हम ऑडियो में इस तरह से या फिर वीडियो में देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा और बेहतर होता है, आसान होता है कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है? एकदम। बहुत यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं वो क्या, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्साइज वीडियो रहता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है। आप किताब पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ पढ़ने वो आपको जिस्ट देते हैं। मगर ये दूसरा पक्ष ये भी है कि आप किताब को कभी रिप्लेस नहीं करेगा ऑनलाइन। किताब से जो अध्ययन होता है, गहन अध्ययन होता है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो कि मेंस में लिखने में काम आता है। कुछ जो समझना है थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा पढ़ना है, ये करंट अफेयर देख लिए, कुछ देख लिए, तो वो सब के लिए यूट्यूब ठीक है। बाकी जो किताब की पढ़ाई होती है वो आपको मेंस में लिखने में काम आता है, जो कि सेकंड फेज में तो आपको लिखना ही है ना। गहन 35 पन्ने लिखने हैं 3 घंटे में जाके, जिसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट 35 पन्ने, हाँ 35 पन्ने के मिलते हैं। बुकलेट बहुत भर के भी आते हैं, अब 30 पन्ने तक लिखते ही लोग। यूपीएससी में तो 55 पन्ने रहते हैं 3 घंटे में, उसमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है ढंग से। तो इसमें बीपीएससी में बोल रहा हूँ मैं 35-36 पन्ने रहते हैं। तो ये मेंस जब लिखना है आपको, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले से। तो इसलिए आपकी किताबें मैंने मोटी मोटी जो बताई, स्पेक्ट्रम की किताब बताई, लक्ष्मीकांत की किताब बताई, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बताई, इकोनॉमिक सर्वे बताई, और ये बोलते तो कुछ साइंस के लिए मैं मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लूसेंट तो है, फिर भी एनसीईआरटी है। ये सबसे आपका बेस मजबूत होगा। ये प्रीलिम्स में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा, इसीलिए और इंटरव्यू तक काम देगा। इंटरव्यू में यही सब पूछते हैं। ये मैराथन है तो, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छे इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट है, खैर उसको वो कैसे डिसाइड करेंगे इंटेलिजेंट है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद में वो कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ यार मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी तो वैसे स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन के बाद कितना दिन तक वो प्रिपेयर करेंगे? अगर थोड़ा फुल मेहनत के साथ, वो जो आपने 5-7 घंटे कहा, वो फुल डेडिकेशन के साथ सब चीज़ को समझते हुए अगर वो पढ़ते हैं तो कब वो कितना दिन में वो स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं यूपीएससी का? हमारा शुरू से ये यूपीएससी नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि हाँ, बहुत लोगों को लगता है क्या कि मैं ग्रेजुएशन हो जाता हूँ, अब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गया, अब तैयारी शुरू करता हूँ। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है कि हमने भी गलती की थी। वो जैसे मैं भी था, तो ऐसा तो मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मुझे आँख खुला कि ठीक है आप इधर जाना पड़ेगा। तो बहुत लोग हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझदार बच्चे रहे, तो वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए उसी समय से। क्या है 7th 8th 9th 6th की क्लास में किताब पढ़ना थोड़ी कोई बड़ा बात है। नहीं, एग्जैक्टली मेन मुद्दे की बात।
जैसे कि मैंने ये कह दिया कि ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं यार, एक्चुअली में ये तो हम शुरू कर देते हैं अपने वो फर्स्ट क्लास से ही हमारा यूपीएससी शुरू होता है। हाँ, यूपीएससी वीपीएससी शुरू हो जाता है उसी टाइम से। तो बस यही है कि जो आप स्टडी करते हैं, अगर जो बात करें ग्रेजुएशन से या प्लस 10+2 के नीचे तक का, मतलब +2 से नीचे तक की बात करें तो 35% दे सकते हैं क्या यूपीएससी में काम आ जाता होगा? 35% स्टडी क्या आप 60-70% काम आता है। वाह, इंटरेस्टिंग बात। 60-70% लगभग ये काम आ जाता है अगर आप 12वीं तक आपने अच्छे से पढ़ लिया है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपका वो काम आ ही जाएगा। तो ये चीज़ है। तो खैर ये तो बहुत ही आसान हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी 12 तक किसी ने अच्छे से पढ़ाई किया है तो मान के चलिए 60 से 70% वो यूपीएससी हो बीपीएससी हो उसका एकदम निचोड़ निकाल चुका है, वो खत्म उसका सिलेबस। वही चीज़ें जो पढ़ के नहीं जाते हैं, हम जो है कोचिंग में जाते हैं तो वही चीज़ पढ़ने बोलते हैं, बाबू 6 से 10th की पढ़ के आओ एनसीईआरटी, 10th और 11th की ये पढ़ लेना, फिर साइंस के लिए 8 से 10th पढ़ लेना एनसीईआरटी। तो वही सब है ना। कभी एक भी बार मैंने कभी नहीं बोला 12th से आगे की, कभी बोला। एक ऑप्शनल जब डिसाइड करते हैं, वो ऑप्शनल होता है, थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का होता है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल लेना होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं सब 12th के पीछे ही हैं। 12वीं कक्षा तक जो हम स्टडी करते हैं 12th तक, वहाँ तक ही आपने अगर अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपका एक तरह से वो 60% आपने यूपीएससी का तैयारी कर लिया। बस उसके आगे बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और करंट अफेयर में आपको जुड़ना पड़ेगा। बस। और सभी थोड़े बहुत हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको डूबना पड़ेगा लर्न करने के लिए, और बस बाकी तो सही है। और मुझे लगा था यूपीएससी, मुझे लग रहा था यार मैथ सबसे बड़ा टेंशन होगा, मैथ, उसके बाद साइंस का बहुत बड़ा झमेला होगा, लफड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो हिस्ट्री का थोड़ा बहुत है, मतलब पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हाँ, हिस्ट्री, करंट अफेयर वगैरह। मैथ्स तो आप जानिए, मैथ्स मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट रहा है। मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं रहा है बचपन से ही। मैं मैथ्स से भागता था। में इंग्लिश का भी कुछ? नहीं, इंग्लिश का वैसा नहीं। इंग्लिश एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 300 में 100 नंबर लाने होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर रहता है, ऐसा उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। अच्छा। और दूसरा क्वालिफाइंग पेपर एक आप लैंग्वेज पेपर लेना होता है, वो हिंदी, जैसे मैंने ले रखा है। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। हिंदी मीडियम से बच्चे निकालते हैं, हिंदी मीडियम में लिखते हैं, तो हिंदी मीडियम है। ओके दोस्तों, तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। जो आपने पूरा वीडियो देखा होगा वो समझ सकते हैं ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट था सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, अंकित जी ने जो हमें बताया काफ़ी सही लगा सुन के, मुझे खुद नॉलेज मिला। और ये जॉब कर रहे हैं अंकित जी, तो इनके पिताजी यहीं पे हैं, डॉक्टर संजीव सिन्हा जी। तो आपका जो अंकित जी है, उन्होंने जॉब किया, तो इस बारे में आपको क्या फील होता है? और कहीं न कहीं इनका भी सपोर्ट था बहुत ही ज़्यादा, फैमिली का। उनकी माँ जी वहाँ पे हैं, तो इन्होंने फैमिली का फुल सपोर्ट था और काफ़ी अच्छे से, फैमिली से कोई टेंशन नहीं था। तो इन्होंने प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाया और अभी जॉब कर रहे हैं, और अभी यूपीएससी का जॉब कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डीएम भी कुछ दिन में बन ही जाएंगे, क्योंकि इसका डेडिकेशन इनका देख के अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेज है इनके पास। तो इस बारे में आप बताइए आपका। सर्वप्रथम मैं अपना बता दूं, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में कार्यरत हूं। वहां एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कम साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूं। और मेरा बच्चा जो अंकित राज है वो बहुत शुरू से ही मेधावी लड़का रहा है और झारखंड में हमेशा फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से पास किया है। और इंजीनियरिंग जो है कौटिल्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पास 3rd ईयर में ही था। तो चूँकि हमारे परिवार में इंजीनियर डॉक्टर की कमी नहीं है, अच्छा खासा था, तो मुझे पूरा लालसा था कि मेरा बेटा जो है प्रशासनिक सेवा में जाए। मैंने उसको कहा कि फॉर्म फिलअप करें, पहले उन्होंने डिनाई किया, फिर तैयार हुआ और पीटी पहले कंप्लीट किया, फिर मेंस किया, फाइनली क्रैक कर दिया। 23वां बीपीएससी अभी जो है, जो आप लोग जानते ही हैं कि कार्यरत हैं, आरा के बरहरा ब्लॉक में कार्यरत हैं। और आई एम वेरी प्राउड फॉर माई सन अंकित राज। अब मुझे बहुत हर्ष होती है, मुझे ही नहीं समूचे परार, नाना नानी, मामू मामी, फूफा और ये ग्रामीण जो है अपने गांव के हैं, इनको तो बहुत खुशी हुई। छठ घाट में मिले तो बहुत हुआ, और प्रसाद खाने के बाद पद जो है पहुंच गए। इसके लिए मैं इनको भी मैं अब तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ। आपको क्या फील होता है आप बताइए?
मेरा बेटा बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। इसको क्रिकेट का बहुत शौक था। ये जब संडे को खेलने जाता था तो मैं इसको डांटता था, अरे क्या कमाई करके आया है, सुबह से क्या कर रहा था। तो इसको बहुत था क्रिकेट में। अभी भी क्रिकेट ये रात भर जग के देखता है, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में बहुत शौक है इसको। अपना धोनी को ये बहुत अपना ये मानते हैं, फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये बचपन से ही पढ़ने में तेज था। और फिर ये कि एक डिसीजन ये लिया था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा तो जाऊंगा। तो ये अपना वही पढ़ाई किया और फिर उसमें गया। इसके लिए मुझे बहुत प्राउड हो रही है। आई वेरी प्राउड। मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मेरे स्कूल में भी बच्चे हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं उस बच्चे को अपने बेटे के जैसा बनाऊँ, पढ़ा के, ताकि वो भी सेवा कर पाए, वो भी हाँ हमारे बिहार के, हमारे भारत की सेवा कर पाए। और इतना ही, थैंक यू। आपने इनके माताजी और पिताजी का भी अपना ओपिनियन आपने देख लिया होगा। और ऑनेस्टली मुझे भी जान करके अच्छा लगा कि यार हमारे गांव में ही, हमारे घर के बगल में ही अंकित जी जैसे मुझे भी जान के अच्छा लगा था। मैं जानता था, मुझे पता चला था आपके चैनल के बारे में पिछले साल ही। अच्छा। पिछले साल में पता चला था, तो मैंने लगा, मैं मिला तो नहीं हूँ इनसे कभी, मगर फिर इस बार प्रिंस दिखाया कि देखिए आप बोल रहे थे ना भैया, देखिए इन्हीं का चैनल है, संदीप नाम है, मेरा दोस्ती है, मान लीजिए मेरी बातचीत है। बोले ठीक है, मिला उला जाए। देखिए बताइए, किरणपुर मतलब कि ऐसा कुछ फेमस गांव नहीं है, यहाँ से प्रशासनिक सेवा में निकल रहे हैं लोग, यूट्यूबर बन रहे हैं लोग, कल को कहाँ डीएम एसपी सब बनेंगे। तो काफ़ी गर्व का बात है ये डीएम, मतलब कि भगवान करे आपका। 100%। तो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा, मतलब कि ये गांव के लिए बहुत अच्छा बात है, गर्व, प्राउड होने वाला बात है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अच्छे अच्छे जॉब पे जा रहे हैं अभी। चल फिर हम साथ में बातें करेंगे और भी नॉलेज शेयर करेंगे इन फ्यूचर। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी। और कैसे टाइम मैनेजमेंट होती है और कैसे स्टडी ये करते हैं, वो सब चीज़ हमने आपको बता दिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू आप सबका भी, और आप सबका भी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।